नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 28 मई 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हिंदू में एक बार फिर से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं आए हैं, तो हम 3 इश्यूज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इशू डिस्कस करेंगे ब्लू इकोनॉमी से संबंधित, मेनली डेली पायोनियर और कुछ 2-3 आर्टिकल्स को कंपाइल करके ये इशू हम डिस्कस करेंगे ब्लू इकोनॉमी। हिंदू के आर्टिकल्स तो नकली हैं। आईपीसी एंड हेट स्पीच, थोड़ा इसको 2-3 दूसरे जगह से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ डिस्कस कर लेंगे, जैसे हेट स्पीच इंडिया में ज़्यादा क्यों है और अभी नया क्या आया है हेट स्पीच से संबंधित, तो इस इशू को हम डिस्कस कर लेंगे डिटेल से। और वेदरिंग स्टॉर्म्स, ये जो आर्टिकल है, देखो जो ताउते स्टॉर्म आया था ना, जो गुजरात और महाराष्ट्र से टकराया था, उस समय जो पॉइंट्स आए थे ऑलमोस्ट वही पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं इस आर्टिकल में। जो नए पॉइंट्स हैं उनको हम एक्सट्रैक्ट करके डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। ब्लू इकोनॉमी से संबंधित क्वेश्चन है, व्हाट इज ओशन बेस्ड ब्लू इकोनॉमी। दूसरा पार्ट में आपको बताना है, डिस्कस द रोल दैट डेवलपमेंट ऑफ ब्लू इकोनॉमी कैन प्ले इन इंडियाज डेवलपमेंट। मतलब इंडिया की डेवलपमेंट में, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में ब्लू इकोनॉमी किस प्रकार से रोल प्ले कर सकती है। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। आसानी से आप दे दोगे जब इस इशू को अभी हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया की ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इंफ्रास्ट्रक्चर टॉपिक से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है, क्यों न्यूज़ में आई है इंडिया की ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी। कुछ दिनों पहले ना मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने ड्राफ्ट ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी फॉर इंडिया रिलीज़ किया था। पब्लिक डोमेन में रखा गया था मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा ये ड्राफ्ट, और इन्वाइट किया गया था विभिन्न एनजीओज को, एकेडमिया, सिटीजन्स और इंडस्ट्री से जुड़े स्टेक होल्डर्स को भी। आप कमेंट कीजिए, सजेशन दीजिए, क्या और अच्छा कर सकते हैं हम इंडिया की ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी में। मतलब आपके कुछ सुझाव हैं तो आप हमें दे सकते हैं ताकि हम इस ड्राफ्ट में बदलाव कर सकें। इससे पहले कि देखो हम ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी को डिटेल से डिस्कस करें, आप मतलब बता दीजिए कि ब्लू इकोनॉमी होती क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लग रहा था पिछले 3-4 सालों में यूपीएससी पूछेगी, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन ब्लू इकोनॉमी पर नहीं आया है। इस साल आ सकता है। देखो आंसर्स में आपको लिखना हो तो आप डेफिनेशन ये लिखोगे, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक ब्लू इकोनॉमी रेफर्स टू सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, इंप्रूव लाइवलीहुड एंड जॉब्स एंड ओशन इकोसिस्टम हेल्थ। ये कंप्लीट डेफिनेशन है ब्लू इकोनॉमी की। अब देखो इस डेफिनेशन में ना 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक हाउ, एक वाई। हाउ एंड वाई। हाउ कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है कि ओशन रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज। ओशन रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज मतलब इस प्रकार से यूज कि वो फ्यूचर जनरेशंस के लिए ओशन रिसोर्सेज खत्म ना हो। ऐसा नहीं कि हम ओशन रिसोर्सेज का अंधाधुंध इस्तेमाल करें और 10-20 साल में वो खत्म हो जाएं। फ्यूचर जनरेशंस हिस्ट्री डिस्कस करें सिविल सर्विसेज की तैयारी करते वक्त, हाँ किसी समय में ओशन में रिसोर्सेज हुआ करते थे। ऐसे यूज़ नहीं करना, सस्टेनेबल यूज़ करना है। तो इससे हाउ जो एस्पेक्ट है वो एड्रेस हो जाता है। इसके बाद वाई एस्पेक्ट की बात करें, किस लिए यूज़ करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। आगे आएगा भी कि ब्लू इकोनॉमी हमारे देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करे ज़्यादा, ये इंश्योर करना। उसके बाद लाइवलीहुड इंप्रूव करना। ब्लू इकोनॉमी देखो बहुत सारी जॉब्स जनरेट कर सकती है, बहुत से लोगों को रोजगार मिल सकता है। और सबसे लास्ट में ओशन में जो इकोसिस्टम है उस इकोसिस्टम की हेल्थ को भी इंप्रूव करना। ये सब चीज़ें आती हैं ब्लू इकोनॉमी में। वैसे जो ये पिक्चर है, इस पिक्चर की सहायता से काफ़ी कुछ याद रखा जा सकता है ब्लू इकोनॉमी के बारे में। ये सब चीज़ें ब्लू इकोनॉमी के अंदर आती हैं, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी को हार्नेस करना, इलीगल फिशिंग जो होती है उसके अगेंस्ट एक्शन लेना, मरीन पोल्यूशन को टैकल करना, कोस्टल कम्युनिटीज़ को प्रोटेक्ट करना, यानी कोस्ट के आसपास जो लोग रहते हैं उनको प्रोटेक्ट करना, मरीन लाइफ यानी समुद्र में जो जीव जंतु रहते हैं उनको कंजर्व करना, जॉब्स जनरेट करना, गरीबी कम करना, स्मार्ट शिपिंग ताकि शिपिंग का जो इम्पैक्ट है वो इन्वायरमेंट पे कम से कम पड़े, सस्टेनेबल फिशरीज मतलब इस प्रकार से मछलियाँ पकड़ना कि वो ख़त्म ना हों। इसके अलावा इज़ इंक्लूसिव एंड इम्प्रूव्स द लाइफ्स ऑफ ऑल। ब्लू इकोनॉमी इज़ इंक्लूसिव इकोनॉमी जो सबकी लाइफ्स को इम्प्रूव करती हैं। ये सब चीज़ें आती हैं ब्लू इकोनॉमी के अंदर। तो डेफिनेशन को डिस्कस करने के बाद अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ब्लू इकोनॉमी की सिग्निफिकेंस।
सिग्निफिकेंस में ये 5 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की। देखो, इंडियन रीजन ओशन की जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वो इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया जो ऑयल, गैस ये सब इंपोर्ट करता है वो इंडियन ओशन से होके ही गुजरता है, और 2025 आते आते इंडियन ओशन की इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर बात करें इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की, मान लीजिए ये इंडिया का कोस्ट है, 200 नॉटिकल माइल्स तक का आगे का जो एरिया है कोस्ट से, वो देखो इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। अब यहाँ पे जो रिसोर्सेज आते हैं इस 200 नॉटिकल माइल्स तक के एरिया में, उन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने का जो हक है वो इंडिया के पास है। तो इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में बहुत से लिविंग और नॉन लिविंग रिसोर्सेज का भंडार है। अगर इनको अच्छे से सस्टेनेबली यूटिलाइज किया जाए तो ये देश की इकोनॉमी में काफ़ी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हार्नेसिंग ओशन वेल्थ। ओशन में तो देखो तरह तरह के रिसोर्सेज मिलते हैं, और यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन भी पूछा था 2014 में। खैर, इस पॉइंट में जो बात है वो पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स की है। पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स क्या मतलब है इसका? ये देखो, ये है पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स। नोड्यूल का तो मतलब सिंपल देखो ये है, मतलब कोई कंपाउंड जो है वो एक जगह पे थोड़ा सा इकट्ठा हो जाए, मतलब ये नोड्यूल है, एक जगह पे कंपाउंड जो है वो इकट्ठा है। और पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स कौन से होते हैं? ये देखो, फेरस मैंगनीज ऑक्साइड डिपॉजिट्स होते हैं, आलू की शेप में होते हैं। वैसे आलू से ज़्यादा अदरक की शेप में लग रहे हैं, खैर डेफिनेशन यही थी। आलू की शेप में होते हैं, पोरस होते हैं, मतलब छेद होते हैं जिससे हवा और पानी आ जा सके। कलर ब्लैक अर्थी कलर, और साइज 2 से लेके 10 सेंटीमीटर के बीच में। डायमीटर है वैसे ये 2 से 10 सेंटीमीटर के बीच में। क्यों यूजफुल होते हैं ये पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स? इनसे देखो, इनमें दूसरे मेटल्स भी होते हैं जैसे कॉपर, लेकिन इन पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स में रेयर अर्थ मटेरियल भी मिलते हैं। रेयर अर्थ मटेरियल इस्तेमाल होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में। डीप सी माइनिंग की सहायता से, यानी समुद्र में 200 मीटर जाके डीप सी माइनिंग की सहायता से इन्हें एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स को। फिर से आते हैं जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे, ये तो हमने बेसिक डिस्कस किया ना। पॉइंट ये है, अगर इन नोड्यूल्स को अच्छे से हार्नेस किया जाए समुद्र से, तो निकल, कॉपर, कोबाल्ट, मैंगनीज, इनकी और रेयर अर्थ मटेरियल्स की जो अवेलेबिलिटी है इंडिया में वो भी इंक्रीज़ की जा सकती है। वैसे इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के साथ इंडिया ने एग्रीमेंट किया है, और इंडियन ओशन रीजन में 7,50,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में इन नोड्यूल्स को एक्सप्लोर करने के लिए एक्सक्लूसिव राइट हासिल किए हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट है ट्रेड पोटेंशियल। देखो, इंडियन ओशन रीजन में जो कंट्रीज आते हैं इंक्लूडिंग बांग्लादेश, इन्होंने पिछले कुछ सालों में काफ़ी अच्छा डायनामिज्म शो किया है इकोनॉमी के मामले में। जैसे बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम जो है वो अब इंडिया की पर कैपिटा इनकम से बढ़ गई है। तो ब्लू इकोनॉमी पे अगर इंडिया फोकस करता है तो इन देशों के साथ ट्रेड जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। यानी ब्लू इकोनॉमी पे फोकस करना मतलब दूसरे देशों के साथ, खास करके कोस्टल स्टेट्स के साथ ज़्यादा ट्रेड का स्कोप। नेक्स्ट पॉइंट है फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर का क्या मतलब होता है? एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स की ब्रीडिंग करवाना, ये मतलब होता है एक्वाकल्चर का। इंडिया की देखो नेशनल फिशरीज पॉलिसी है ब्लू ग्रोथ इनिशिएटिव को प्रमोट करने के लिए। तो अगर फिशरीज और एक्वाकल्चर पर इंडिया ध्यान देता है तो बहुत से लोगों को रोजगार प्रोवाइड किया जा सकता है, और इनकम लेवल जो है वो भी इम्प्रूव की जा सकती है। क्योंकि इंडिया की कोस्ट लाइन काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए फिशरीज का स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। राइटर के द्वारा कहा जाता है, देखो ओशन बेस्ड जो ब्लू इकोनॉमी है वो नेक्स्ट सनराइज इंडस्ट्री है। सनराइज इंडस्ट्री के बारे में मैं आपको बताऊं, ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो अभी तो नेसेंट स्टेज में होती हैं, मतलब अभी इतनी डेवलप नहीं हुई हैं, लेकिन इनका फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। फ्यूचर में इन इंडस्ट्रीज में बूम देखने को मिलेगा। जैसे देखो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मानिए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज अभी इंडिया में नेसेंट स्टेज में है, इतनी ज़्यादा ग्रो नहीं की है, लेकिन हाँ आने वाले समय में आप देखिएगा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। उसी प्रकार से ओशन बेस्ड ब्लू इकोनॉमी में भी आने वाले समय में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और चूंकि ब्लू इकोनॉमी जो है
वो सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज पर फोकस करती है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो सभी देश लाने की कोशिश करते हैं वो लाया जा सकता है ब्लू इकोनॉमी की सहायता से। तो ये हमने सिग्निफिकेंस डिस्कस की। अब देखो हम बात करते हैं जो ड्राफ्ट रिलीज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के द्वारा। यही तो कंटेक्स्ट था ना कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने एक ड्राफ्ट रिलीज किया है ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी से संबंधित। क्या कुछ है इस ड्राफ्ट में? पहले तो एम जान लीजिए, इस ड्राफ्ट का एम क्या है। एम ये है, ये इंश्योर करना ब्लू इकोनॉमी देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करें। कोस्टल कम्युनिटीज़, ये देखो कोस्टल एरियाज़ में जो मछुआरे या फिर दूसरे लोग रहते हैं उनकी लाइफ्स को इम्प्रूव करना। मेरीन बायोडाइवर्सिटी, अलग अलग तरह के जो रिसोर्सेज जीव जंतु हैं ओशंस में उनको प्रिजर्व करना। नेशनल सिक्योरिटी को भी मेंटेन करना। 26/11 का जो हमला हुआ था, आतंकवादी कहाँ से आए थे? समुद्र के रास्ते से आए थे। नेक्स्ट देखो ये जो ड्राफ्ट है ना, ये इंडिया के ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी वाला, ये न्यू इंडिया विजन 2030 की लाइन पर है। न्यू इंडिया विजन 2030 में जो 6th पॉइंट है वो यही है, कोस्टलाइन एंड ओशन वाटर्स टू पावर कंट्री डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ये छोटी छोटी बातें लिखने से ना वैल्यू एडिशन होता है। एग्जामिनर को लगता है जिसने आंसर लिखा है वो वेल रेड है, प्रॉपर फैक्ट्स और डायमेंशन डाल के उसने आंसर लिखा है। तो इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें आप आंसर्स में डाल सकते हो। बस मेन तो देखो यही है। एम हमने डिस्कस किया। अभी इस ड्राफ्ट में देखो 7 थीम्स की बात की गई है। कौन कौन सी ये 7 थीम्स हैं? सबसे पहली थीम है नेशनल अकाउंटिंग फ्रेमवर्क फॉर ब्लू इकोनॉमी एंड ओशन गवर्नेंस। नेशनल अकाउंटिंग फ्रेमवर्क मतलब एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जाएगा जिससे रिलायबल डेटा इकट्ठा किया जा सके कि कैसे जो ब्लू इकोनॉमी है फिलहाल देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रही है, फ्यूचर स्कोप कितना है। अभी तो प्रॉपर डेटा ही नहीं है जिससे पता लग सके कि ब्लू इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन देश की जीडीपी में कितना है। तो पहले तो आप एक फ्रेमवर्क बनाओ, प्रॉपर डेटा कलेक्ट करो जिसकी सहायता से ये सब पता लगाया जा सके। दूसरा है कोस्टलाइन मैरीन स्पेशियल प्लानिंग एंड टूरिज्म। क्या मतलब है मैरीन स्पेशियल प्लानिंग का? यहां पर देखिए, यहां पर मतलब है मैरीन स्पेशियल प्लानिंग का। काफ़ी बार देखो ऐसे ऐसे टर्म्स पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है अजीब से, फिर लिखना मुश्किल हो जाता है। 10 नंबर का या 15 नंबर का क्वेश्चन आए कि लिखें क्या? चलो डेफिनेशन तो हम जैसे तैसे करके लिख दें, उसके बाद इनफ कैसे लिखें? अगर देखो डेफिनेशन क्लियर है तो फिर लिखना आसान होता है। तो मतलब समझ लीजिए आप, मैरीन स्पेशियल प्लानिंग में देखो ये होता है एक मैप बनाया जाता है। जैसे ये मैरीन एरिया है, ये कोस्ट है और यहाँ पे मछुआरे हैं, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री है, यहाँ पे कोई और चीज़ है, मतलब पूरा मैरीन एरिया का मैप बना लिया ताकि मैरीन एरिया की कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर हासिल की जा सके। और कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर जब आ जाती है ना तो आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है कहाँ पे किस ओशन एरिया को कैसे यूज़ किया जा रहा है, कहाँ पे ओशन के पास कौन से रिसोर्सेज हैं किस साइड पे, और कौन से लोग रहते हैं, कौन से जीव जंतु रहते हैं। ये देखो ऑलमोस्ट ठीक वैसा ही है जैसे लैंड यूज़ प्लानिंग होती है। लैंड यूज़ प्लानिंग मतलब हम पूरा प्रॉपर ऊपर से मैप बनाते हैं ना, यहाँ पे मान लीजिए पोस्ट ऑफिस है, यहाँ पे कॉलोनी काटी जा सकती है, यहाँ से नदी बह रही है। प्रॉपर लैंड यूज़ प्लानिंग हम करते हैं, लैंड को कैसे यूटिलाइज किया जाए। ठीक वैसा ही मतलब है मैरीन स्पेशियल प्लानिंग का। इसमें हम सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि मैरीन रिसोर्सेज को कैसे यूज़ किया जाए, वो हम प्लान कर रहे हैं मैरीन स्पेशियल प्लानिंग में। और कैसे? एक प्रॉपर मैप बना के ऊपर से। एक बार जब देखो मैप बन गया तो उसके बाद फिर कई सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाता है, जैसे एनर्जी से जुड़े स्टेक होल्डर्स, इंडस्ट्री के लोग, गवर्नमेंट के लोग, वो लोग जो कंजर्वेशन करते हैं, सबको बुलाया जाता है। मीटिंग होती है, कंसल्टेशन होती है कि कैसे मैरीन रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जाए। तो ये मतलब है मैरीन स्पेशियल प्लानिंग का। तो आए पॉइंट की तरफ। मतलब तो हमने जान लिया। पॉइंट ये था, यहां पर देखिए, इंटर गवर्नमेंटल ओशियनिक कमीशन यूनेस्को गाइडलाइंस के आधार पर जो कोस्टल मैरीन स्पेशियल प्लानिंग की अप्रोच है उसको अपनाना। ये थीम है, एक थीम है। 7 थीम्स की हमें बात करनी है ना, ये दूसरी थीम है। ये भी सजेस्ट किया गया है इस ड्राफ्ट में कि एक नेशनल लेवल अथॉरिटी इस्टेब्लिश की जा सकती है देश में, जो कि इस कोस्टल मैरीन स्पेशियल प्लानिंग के स्कोप और नेचर को डिफाइन करे। और मैरीन स्पेशियल प्लानिंग का मतलब क्या है वो तो हमने डिटेल में डिस्कस कर ही लिया।
और बाकी बची हुई 5 थीम्स कौन कौन सी हैं, ये तो देखो सिंपल है। मैरीन, फिशरीज, एक्वाकल्चर, फिश प्रोसेसिंग, इन सब पे फोकस करना, ऐसे फोकस करना कि इनका सस्टेनेबल यूज़ हो, मतलब मछलियों को ऐसे ना पकड़ा जाए कि वो ख़त्म ही हो जाए। काफ़ी बार देखो ट्रॉलर्स मछलियों को इस प्रकार से पकड़ते हैं कि ट्रॉलर्स में जाल में छोटे अंडे भी आ जाते हैं मछलियों के, तो फिर छोटे अंडे भी खत्म हो गए, बच्चे ही खत्म हो गए, तो फिर पूरी जनरेशन ही मछलियों की खत्म हो गई ना। तो ऐसे मछलियों को नहीं पकड़ना। इसके लिए एक प्रॉपर लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क भी बनाया जा सकता है कि कैसे इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है। वैसे ऑलरेडी नेशनल फिशरीज पॉलिसी तो है ही। नेक्स्ट थीम है मैन्युफैक्चरिंग, इमर्जिंग इंडस्ट्रीज, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, सर्विसेज एंड स्किल डेवलपमेंट। इन सब चीज़ों पर फोकस करना और कैपिटल इन्फ्यूज करके एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की सहायता से। नेक्स्ट लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड शिपिंग इंक्लूडिंग ट्रांसशिपमेंट्स। गवर्नमेंट को देखो एक 30 साल का होलिस्टिक शिप बिल्डिंग प्लान बनाना चाहिए। अभी काफ़ी सारे शिपयार्ड्स हमारे देश में है। शिपयार्ड्स मतलब वो जगह जहाँ पे शिप्स को बनाया जाता है, शिप्स को रिपेयर किया जाता है। बहुत सारे हमारे देश में हैं और जगह आइडेंटिफाई करके और भी शिपयार्ड्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 30 साल का एक होलिस्टिक प्लान बनाना होगा। नेक्स्ट थीम कोस्टल एंड डीप सी माइनिंग एंड ऑफशोर एनर्जी। डीप सी प्लानिंग का क्या मतलब होता है? डीप सी प्लानिंग मतलब माइनिंग करना, मिनरल डिपॉजिट्स को एक्सप्लोर करना ओशन में 200 मीटर नीचे की हाइट से, ये मतलब होता है डीप सी माइनिंग का। और लास्ट थीम ये है सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक डायमेंशन एंड इंटरनेशनल एंगेजमेंट। इन एरियाज में दूसरे देशों के साथ भी पार्टनरशिप इस्टेब्लिश करना। तो ये 7 थीम्स हैं जिनके बारे में आप ब्रीफ में लिख सकते हो, इतना ज़्यादा डिटेल में आंसर में लिखने की आवश्यकता नहीं है। वे फॉरवर्ड में 2-3 पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको भी जान लेते हैं। पहला पॉइंट एंकरेज इमर्जिंग इंडस्ट्रीज। देखो बहुत सारी ब्लू इकोनॉमी से संबंधित इमर्जिंग इंडस्ट्रीज हैं, जैसे एक्वाकल्चर, मरीन बायोटेक्नोलॉजी, ओशियन एनर्जी, सी बेड माइनिंग। इन इंडस्ट्रीज में काफ़ी पोटेंशियल है जॉब्स जनरेट करने का। तो इन इमर्जिंग इंडस्ट्रीज को एंकरेज करने की आवश्यकता है, इनको इंसेंटिव देने की आवश्यकता है ताकि ये फल फूल सकें। नेक्स्ट सजेशन इंक्लूसिव फ्रेमवर्क। इंडियन ओशन रीजन में रिसोर्सेज को सस्टेनेबली यूटिलाइज करने के लिए एक इंक्लूसिव फ्रेमवर्क बनाने की आवश्यकता है और इसके लिए इंटरनेशनल पार्टनरशिप इस्टेब्लिश की जा सकती हैं, जो हमने थीम में डिस्कस किया था। जैसे देखो काफ़ी सारे देश जो इंडियन ओशन रीजन में आते हैं, अब इंडिया उनके साथ कोऑपरेट तो करता है, लेकिन सिक्योरिटी एरिया में ज़्यादा कोऑपरेट करता है। और भी बहुत सारे एरियाज़ हैं ब्लू इकोनॉमी से संबंधित जिनके संदर्भ में उन देशों के साथ में पार्टनरशिप इस्टेब्लिश की जा सकती है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इंसेंटिव। जो छोटे छोटे मछुआरे हैं उनको भी इंसेंटिव दिया जाए ताकि वो ऐसी प्रैक्टिसेस को फॉलो करें जिससे रिसोर्सेज ख़त्म ना हो, मतलब सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को मछुआरे फॉलो करें। इसके लिए उनको इंसेंटिव दिया जा सकता है। इंसेंटिव इसलिए भी दिया जा सकता है ताकि वो मरीन टाइम एरियाज़ को प्रोटेक्ट करें, साफ़ सफाई रखें। इससे सीज़ जो यानी समुद्र के आसपास का एरिया है, ना सिर्फ वो साफ़ सुथरा रहेगा बल्कि प्रोडक्टिविटी भी ओशंस की इम्प्रूव होगी। तो ये हमने पूरा इशू डिस्कस किया ब्लू इकोनॉमी से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आर्टिकल हेट स्पीच से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इंट्रोडक्शन में आर्टिकल में कहा जाता है, देखो हमारे देश में आर्टिकल 19 में राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की गई है, लेकिन एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस इसलिए दी गई हैं संविधान में कि देखो जब किसी को बोलने का अधिकार मिलता है ना, तो उस फ्रीडम के साथ, उस अधिकार के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। किसी के पास बोलने का फ्रीडम है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी बोल सकता है। वो इस प्रकार की स्पीच भी दे सकता है जिससे दंगे भड़क जाएं, वो किसी आइडेंटिटी के लोगों के अगेंस्ट नफरत फैलाने का काम कर सकता है। नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि आप ना सिर्फ किसी के साथ गाली गलौज नहीं करोगे, किसी को डिफेम करने का काम नहीं करोगे, आप हिंसा नहीं भड़काओगे अपनी स्पीच की सहायता से। इसके साथ साथ देखो जब राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिलता है ना, तो इसके साथ साथ आपकी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि आप ऐसी कोई स्पीच नहीं दोगे जिसमें आप किसी ग्रुप के लोगों के अगेंस्ट, जैसे किसी पर्टिकुलर रेस, किसी पर्टिकुलर जेंडर, कास्ट, रिलीजियस बिलीफ, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, नेशनलिटी और इमिग्रेशन स्टेटस के आधार पर किसी के साथ आप भेदभाव करने की बात बोल रहे हो, ऐसी भी कोई आप बात नहीं बोलोगे। समझ गए? काफ़ी बार बोलते हैं ना कि
महिलाएं ऐसी होती हैं या फिर इस कास्ट के लोग ऐसे होते हैं, उनको अपने से दूर रखा जाए। ये स्पीच क्या है? आप अपनी स्पीच में पर्टिकुलर कास्ट के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन की बात बोल रहे हो, ये गलत है, ये आप नहीं बोल सकते। तो समझ गए ना, मतलब ये जो कंसेप्ट है ना, इसको आप ऐसे में यूटिलाइज कर सकते हो कि आपको बोलने का आज़ादी मिली है, तो इसके साथ साथ आपके ऊपर जिम्मेदारी भी बनती है। वो जिम्मेदारी क्या है, ये सब हमने डिस्कस किया कि आप ऐसा कुछ नहीं बोलोगे कि पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो, ऐसा कुछ नहीं बोलोगे जिससे दंगा भड़के, वायलेंस भड़के, किसी को गाली गलौच नहीं करोगे, डिफेम नहीं करोगे, ऐसा कुछ आपको नहीं करना है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट देखो, दिक्कत ये है कि लोग ऐसा करते हैं। हेट स्पीच आज के समय में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, इसीलिए एक डिमांड महसूस की जा रही है सरकार के द्वारा कि एक स्पेशल लॉ होना चाहिए जो इन हेट स्पीचेस से डील कर सके। पिछले साल एक कमेटी गठित की गई थी, एक्सपर्ट कमेटी, किसकी अध्यक्षता में? टी.के. विश्वनाथन की अध्यक्षता में। यहां पर देखिए आप नीचे, पिछले साल ये कमेटी गठित की गई थी। तो उस समय पेंडेमिक चल रहा था, तो कुछ सिविल सोसाइटी के लोगों ने विरोध किया था कि देखो अभी तो महामारी चल रही है, आपने ये कमेटी गठित कर दी, ये तो लोगों के साथ कंसल्ट भी नहीं कर पाएगी, इतना जल्दबाजी क्या है हेट स्पीच को कर्ब करने के लिए कानून लाने की। तो उस समय क्रिटिसिज्म हुआ था। लेकिन अब इस कमेटी की रिकमेंडेशंस के आधार पर और लॉ कमीशन की रिकमेंडेशंस के आधार पर सरकार के द्वारा यह प्रपोज किया गया है कि अलग से आईपीसी में कुछ सेक्शंस ऐड किए जाएं। एक सेक्शन 153C, मतलब ये नया सेक्शन ऐड किया जाए, और सेक्शन 505A, ये सेक्शन भी नया ऐड किया जाए आईपीसी में, इंडियन पीनल कोड में। ये सेक्शंस किस लिए ऐड किए जाएं? हेट स्पीच को कर्ब करने के लिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सेक्शन 53C जिसको ऐड करने का प्रपोजल दिया गया है, ये किससे डील करेगा? अगर देखो इस सेक्शन को ऐड किया जाता है तो ये डील करेगा उन स्पीचेस से, वो स्पीच जो किसी पर्सन को धमकाती हैं या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन्स को धमकाती हैं इस इंटेंशन के साथ कि उनमें डर फैले और उनके खिलाफ हिंसा भड़के। ऐसी स्पीचेस से डील करने के लिए है सेक्शन 153C। अभी ऐड नहीं की गई है, सिर्फ प्रपोजल है। तो ऐसी स्पीचेस के लिए 2 साल की सजा हो सकती है किसी पर्सन को, और फाइन भी हो सकता है। अब बात करें सेक्शन 505A की। अगर इसको ऐड किया जाता है आईपीसी में तो ये किससे डील करेगी? अगर देखो कोई स्पीच या फिर राइटिंग किसी ग्रुप ऑफ पर्सन्स में, अब वो ग्रुप ऑफ पर्सन्स कोई भी हो सकता है, किसी रेस के लोग हो सकते हैं, धर्म के लोग हो सकते हैं, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, प्लेस ऑफ बर्थ, या फिर कोई डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे लोग हो सकते हैं। तो अगर कोई स्पीच या फिर राइटिंग इनमें से किसी ग्रुप ऑफ पर्सन्स के अगेंस्ट वायलेंस भड़काने की कोशिश करता है, इन ग्रुप ऑफ पर्सन्स में डर पैदा करने की कोशिश करता है, तो उस स्पीच और राइटिंग को पनिश करने के लिए है सेक्शन 505A। इसको ऐड किए जाने का प्रपोजल है आईपीसी में। इसके बाद देखो राइटर कहते हैं, पिछले साल तो क्रिटिसिज्म हुआ था, डर ये था सिविल सोसाइटी के लोगों को कि जल्दबाजी में ऐसा कोई कानून ना बना दे। हमारे देश में देखो होता क्या है, जैसे सेडिशन का कानून है, तो उनका ना मिसयूज बहुत होता है। अपने स्कोर्स सेटल करने के लिए सत्ता में बैठे लोग इस प्रकार के कानूनों का इस्तेमाल करते हैं, सरकार कोई भी हो। लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स में ये टेंडेंसी होती है कि इस प्रकार के कानून का यूज़ किया जाए। काफ़ी बार जो अपना नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, NSA है, रासुका है, उसका काफ़ी गलत इस्तेमाल होता है। अपने ओपोनेंट्स को जेल में डालने के लिए NSA के तहत केस दर्ज कर लिया जाता है। तो राइटर ये सजेस्ट करते हैं आपको ये कानून लाना है, लाओ, ज़रूरी है, क्योंकि जैसा शुरुआत में डिस्कस किया, फ्रीडम मिली है बोलने की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप नहीं लोगे, कुछ भी बोलोगे अनाप शनाप जिससे वायलेंस भड़के, तो आपको कीमत चुकानी होगी, और उसी के लिए ये कानून चाहिए, आवश्यकता है। बट जैसे देखो IT एक्ट 2000 में सेक्शन 66A था, सोशल मीडिया में कोई कुछ लिखता था उसके खिलाफ इस सेक्शन के तहत केस दर्ज कर लिया जाता था। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन को स्ट्राइक डाउन कर लिया। तो अगर बिना सोचे समझे सरकार ये सेक्शंस ऐड कर देगी ना, तो इनको भी सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर सकती है। तो अगर आप इन सेक्शंस को ऐड करते हो तो इनको आप बिल्कुल क्लैरिफाई कर दो कि कब कब मामलों में कौन सी स्पीच हेट स्पीच होगी, तब जाके उनका मिसयूज नहीं होगा। अगर आपने बिल्कुल वेग सी लैंग्वेज लिखी
तो फिर उसका मिसयूज होगा, जैसे सेडिशन का होता है, जैसे एनएसए का होता है, जैसे सेक्शन 66 का होता था। तो इसलिए आपको ये चीज़ जरूर ध्यान में रखनी है। सोशल मीडिया आ गया है, इसलिए हेट स्पीचेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो हेट स्पीच को कर्ब करना तो जरूरी है, कानून भी चाहिए, लेकिन कानून का जो दायरा है वो क्लियर होना चाहिए ताकि उसका मिसयूज ना हो उसके। वैसे देखो, एक क्वेश्चन यूपीएससी ये भी पूछ सकती है जो मेरे माइंड में आया कि हेट स्पीचेस हमारे देश में बढ़ क्यों गई हैं बहुत ज़्यादा। एथिक्स में भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये पूछ सकती है कि हेट स्पीच आज के समय में ज़्यादा क्यों देखने को मिलती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो जल्दी से आप देख लीजिए। हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, मतलब आज़ादी की जब लड़ाई हम लड़ रहे थे तो उस समय भी देखो नफरत तो थी, मतलब ये कड़वा सच है, लेकिन उस समय भी हिंदू मुस्लिम्स के बीच में नफरत थी और वो आज़ादी के बाद भी जारी रही। इसी नफरत के कारण बंटवारा हुआ था। नेक्स्ट, वोट बैंक पॉलिटिक्स। ज़्यादा वोट लेने के लिए किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के कोई पॉलिटिकल पार्टी हेट स्पीचेस देती है। उसके बाद एक्सेप्टेंस ऑफ हेट बाय सोसाइटी, लोग सुनते भी हैं। अगर देखो लोग हेट स्पीच को सुने ही ना, अगर कोई पर्सन किसी कम्युनिटी के लोगों के अगेंस्ट नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहा है, उस कम्युनिटी को पूरी कम्युनिटी को बुरा भला कह रहा है, तो लोग ही ना सुने तो फिर आगे से कोई स्पीच देगा ही नहीं। दिक्कत तो ये है ना, लोग जो है वो नेगेटिविटी पसंद करते हैं। नेक्स्ट है इलिटरेसी। इलिटरेसी हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा है, एजुकेशन लेवल कम है, इसलिए लोग झांसे में आ जाते हैं। नेक्स्ट, कंसेंसस इन द सोसाइटी। लोग बेरोज़गारी देखो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है, और बेरोज़गारी जब ज़्यादा होती है ना तो लगता है कि कुछ लोगों के कारण हम गरीब हैं। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, मतलब जब लोग प्रॉब्लम्स में घिरे होते हैं ना तो लोग दूसरों को दोष देना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे 2-3 साल पहले आपको शायद याद हो तो गुजरात में एक छोटी बच्ची का रेप हो गया था, काफ़ी दुखद घटना थी, और अपराधी जो था वो बिहार से था। तो पूरे बिहार के लोगों के अगेंस्ट गुजरात में एक नफरत भरा माहौल देखने को मिला था, खास करके माइग्रेंट वर्कर्स जो बिहार से गुजरात में काम करने के लिए आते थे। 1-2 पॉइंट और भी हैं। लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग लॉज, कानून स्ट्रॉन्ग नहीं है, इस वजह से बच जाते हैं लोग हेट स्पीच देके। तो एक स्ट्रॉन्ग कानून हो, सज़ा मिले तो डेटरेंस पैदा हो ना, डर पैदा हो कि गलत बोलेंगे तो सज़ा मिलेगी। सोशल मीडिया की वजह से हेट स्पीचेस और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं, हेट स्पीचेस सर्कुलेट भी ज़्यादा होती हैं। तो ये हमने कुछ रीजंस जाने हेट स्पीच से संबंधित। अब हम लास्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं यास साइक्लोन के बारे में। इस आर्टिकल में देखो कुछ खास नए पॉइंट्स तो है नहीं, बातें तो वही हैं जो जब ताउते साइक्लोन आया था, गुजरात महाराष्ट्र इन राज्यों से टकराया था, जब वो आर्टिकल आया था ना, ऑलमोस्ट वही पॉइंट्स हैं। मेनली राइटर इस आर्टिकल में ये कहने की कोशिश करते हैं कि इंडिया में अब काफ़ी ज़्यादा साइक्लोन्स आने लगे हैं। जैसे 2020 में साइक्लोन अम्फान आया था जिसने वेस्ट बंगाल को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। ऑलमोस्ट $14 बिलियन का नुकसान हुआ था साइक्लोन अम्फान की वजह से। बहुत से लोग, ऑलमोस्ट 24 लाख लोग डिस्प्लेस हुए, उनका घर बार नष्ट हुआ, कंपनसेशन लोगों को पूरी मिली नहीं, जितने पैसे एलोकेट हुए उसमें काफ़ी करप्शन देखने को मिला। अभी यास कैंपेन से ज़्यादा जान की तो नुकसान नहीं हुई, लेकिन माल का अच्छा खासा नुकसान हुआ, मतलब प्रॉपर्टी तो थोड़ी बहुत नष्ट हुई ही ना। ऐसा ही ताउते साइक्लोन के दौरान देखने को मिला। तो मतलब इन साइक्लोन्स की फ्रिक्वेंसी अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो अब इंडिया को डिले नहीं करना चाहिए। रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया को इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है। देखो पहले इंडिया में साइक्लोन आते थे ना तो जान के नुकसान काफ़ी होता था, मतलब तैयारी नहीं होती थी सरकारें, और बहुत से लोगों की डेथ हो जाती थी साइक्लोन्स की वजह से। अब सरकारें इतनी तो तैयार होती हैं कि जान बचाई जा सके, पहले से सूचित कर दिया जाता है, लोगों को इवैक्यूएट कर लिया जाता है। बट देखो अब माल का भी बचाने की आवश्यकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर आप ऐसा इस्टेब्लिश करो, ये साइक्लोन्स आते जाते रहें लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट ना हो। अदरवाइज तो देखो कितना पैसा लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, नष्ट हो जाता है। इससे तो देश की जो इकोनॉमिक शाइन है वो फीकी पड़ जाएगी अगर साइक्लोन्स के लिए देश तैयार नहीं होगा। सरकार को अब वो सारे पॉइंट्स पे ध्यान देना होगा जो हमने पिछले आर्टिकल में डिस्कस किया था, जैसे प्रॉपर इंश्योरेंस वाली कवरेज हो लोगों का जो कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं, ताकि साइक्लोन आने पर उनको इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिले। इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो कि साइक्लोन आने पे ज़्यादा वो इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट ना हो। जैसे देखो जापान में सुनामी लहरें काफ़ी ज़्यादा आती हैं, उसी को ध्यान में देखते हुए उन्होंने घर अपने बनाए हैं कि सुनामी लहरें आ भी जाएं तो उनके घर बार टूटे ना। तो वैसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर देश को डेवलप करना होगा उन लोगों के लिए जो कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं। तो मेनली वही पॉइंट्स हैं जो हमने पिछले आर्टिकल में डिस्कस किए थे।
ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 3 इश्यूज डिस्कस किए। ये लास्ट वाला इशू तो ज़्यादा डिटेल में था नहीं, 2 इश्यूज हमने डिटेल से डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।